जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड से सेकंड चैप्टर मियां नसरुद्दीन पढ़ेंगे, जो कि कृष्णा सोबती जी द्वारा रचित है। कृष्णा सोबती का जन्म 1925 गुजरात में हुआ था, पश्चिमी पंजाब, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये उपन्यास हैं। डार से बिछड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, ये कहानी संग्रह है। हम हशमत, शब्दों के आलोक में, ये शब्द चित्र और संस्मरण हैं। तो साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, ये सारे महत्वपूर्ण सम्मान लेने वाली कृष्णा सोबती का हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान है। ये अपनी साफ सुथरी रचनात्मकता के लिए जानी जाती हैं और ये मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है, और इसीलिए इन्होंने बहुत संयमित लेखन किया है। पर जो कुछ भी किया है वो साहित्य के संसार में इनकी उपस्थिति, महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराने में सफल रहा है। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में बहुत ही कालजयी रचनाएं लिखी हैं, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली लाइन में रखा जाना चाहिए। बल्कि ये कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक बहुत विशिष्ट उपलब्धि है। इसके बाद हम लोग हम हशमत से लिया गया ये मियां नसरुद्दीन भाग है, एक शब्द चित्र है। शब्द चित्र किसे कहते हैं? जब हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्दों के द्वारा चित्र खींचते हैं तो इसे शब्द चित्र कहते हैं। यह गद्य लेखन की एक विशिष्ट विधा है। तो आइए पढ़ते हैं मियां नसरुद्दीन। एक दिन दोपहर में लेखिका जामा मस्जिद के निकट बसे पुराने मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले से गुजर रही थीं। वहाँ से निकलते समय उन्होंने एक साधारण सी दुकान पर ढेर सारा आटा गूँथते हुए देखा तो सोचा शायद सेवइयों की तैयारी हो रही होगी। पर पूछने पर पता चला कि वह नान अर्थात रोटियां बनाने वालों के मसीहा कहे जाने वाले और 56 प्रकार की रोटियां बनाने में मशहूर मियां नसीरुद्दीन नानबाई की दुकान है। मियां अंदर की चारपाई पर बैठे बीड़ी का दम ले रहे थे। उनके चेहरे पर गहरे अनुभव की झलक थी और आंखों में चुस्ती और चतुराई चमक रही थी। अब यहाँ पर आप देखिए, मियां नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा कहा गया है। तो मियां नसरुद्दीन एक ख़ानदानी नानबाई थे और एक लाइन देखिए, लिखा है हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के से। इसका मतलब है कि दिल्ली में राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्र में हजारों प्रतिभाशाली लोग अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन से हलचल मचाए रखते हैं। तो मियां नसरुद्दीन जो हैं वो नानबाइयों के मसीहा हैं। अब यहाँ पर महान कोई विभूति, देवदूत या कोई महामानव जो आकर समाज में किसी परंपरा का संरक्षक बन जाता है, और इस पंक्ति में लेखिका का यही आशय है कि राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्र ये अत्यंत व्यापक क्षेत्र हैं और इनमें समय समय पर अनेक प्रतिभाएं उभरती रहती हैं। समाज ऐसे हजारों की संख्या में उभर रहे मसीहाओं का स्थल बन जाता है, जहां हमेशा कोई ना कोई क्रांतिकारी परिवर्तन आता रहता है और हमेशा कोई ना कोई उथल पुथल मची रहती है। तो ये हुआ नानबाई, मसीहा का अर्थ। और फिर देखिए कहा मसीही अंदाज में। अब मसीही अंदाज का क्या मतलब है? मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि उनका आत्मविश्वास से भरा बेपरवाह अंदाज, रोटी बनाने की कला में उनकी कुशलता और कुशल कारीगरों जैसा उनके बात करने का अंदाज है, और इसी को लेखक ने मसीही अंदाज कहा है। फिर इसके बाद वैसे भी मियां नसरुद्दीन एक ख़ानदानी नानबाई हैं और रोटियां बनाने वाले कुशल कारीगर थे। उनकी विशेषता ये थी कि वो 56 प्रकार की रोटियां बनाना जानते थे, जिस वजह से उन्हें नानबाइयों का
मसीहा कहा गया है। तो इसके बाद मियां नसरुद्दीन को अपने ख़ानदानी पेशे पर बहुत अभिमान था, मतलब उनको गर्व था। लेखिका द्वारा जब ये पूछा गया कि उन्होंने इतने प्रकार की रोटियां बनाने की कला कहाँ से सीखी, तो वो बड़े बेपरवाही वाले खास अंदाज में उसे बताते हैं कि नानबाई का काम कई पुश्तों से उनके घर में चला आ रहा है। उन्होंने ये कार्य अपने पिता मियां बरकत शाही से सीखा और वही उनके गुरु थे। मियां नसीरुद्दीन अपनी ख़ानदानी शान का एहसास कराते हुए लेखिका को ये बताते हैं कि उनके वालिद मियां बरकत शाही गढ़ैया वाले नानबाई के नाम से मशहूर थे और उनके दादा साहिब मियां कल्लन भी बहुत ऊंचे दर्जे के नानबाई थे। लेखिका के द्वारा मियां नसीरुद्दीन से उन्हें उनके पिता व दादा से मिली किसी सीख के विषय में पूछने पर कि आपने उनसे क्या सीखा और कैसे सीखा ये हुनर, तो वो कहते हैं कि हुनर सच्ची लगन और मेहनत से सीखा जाता है। जैसे पढ़ाई में आप ABCD से शुरू करते हैं, काखा गाघा से शुरू करते हैं, अलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ा जाता है, फिर कच्ची पहली, फिर पक्की पहली, मतलब KG1, KG2, फिर क्लास 1, ऐसे करके ऊंची कक्षाओं में पहुंचा जाता है। वैसे ही हुनर सीखने के लिए उससे जुड़े हुए छोटे छोटे काम स्वयं करने पड़ते हैं। पहले छोटे छोटे काम सीखना पड़ता है, तब जाके बड़े काम में हाथ डालने मिलता है। छोटे काम करके ही फिर बड़े कामों की तरफ बढ़ा जाता है। मियाँ अपनी बात स्पष्ट करते हुए लेखिका को बताते हैं कि उन्होंने पहले भट्टी बनाना, भट्टी में आंच देना, बर्तन धोने तक के छोटे छोटे काम अपने हाथ से करके रोटी बनाने की कला को सीखा था। और वे कहते हैं कि अपने पिता की इस दुकान पर भी वो सीधे आकर नहीं बैठ गए हैं, बल्कि इसके लिए उन्होंने गली गली सामान बेचने का भी अनुभव प्राप्त किया था। इसके बाद ही उन्हें दुकान में बैठने की जिम्मेदारी मिली थी। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि क्वेश्चन बनता है कि लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी। तो आप उसमें लिख सकते हैं कि वो एक पत्रकार की हैसियत से गई थी और वहाँ मियां नसीरुद्दीन की कारीगरी को वो बारीकी से जानना चाहती थी, जिसे प्रकाशित किया जा सके। इसीलिए रोटियां खरीदने की बजाय उसने उनसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने चाहे। लेखिका द्वारा जब अन्य नानबाइयों के बारे में पूछा गया तो मियां नसीरुद्दीन उन्हें बताते हैं कि वहाँ अन्य नानबाई अवश्य हैं, किंतु ख़ानदानी नहीं हैं। अपने परिवार के इतिहास पर वे बहुत गौरवान्वित होते हैं और कहते हैं कि एक बार बादशाह सलामत ने उनके बुजुर्गों से कहा कि कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने। उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई जिसे बादशाह ने खूब पसंद किया, लेकिन वे इसके विषय में नहीं बताते कि कौन से बादशाह ने। अपने पूर्वजों की प्रशंसा करते हुए वे कहते हैं कि ख़ानदानी नानबाई तो कुएं में भी रोटी पका सकता है। लेखिका द्वारा कहावत की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाने पर जब लेखिका ने कहा कि अच्छा है, यह कहावत कैसे सिद्ध हो सकती है, तो वो भड़क उठे। लेखिका जब उनसे ये पूछती हैं कि उनके बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते थे, तो उसे सुनते ही उनका स्वर बदल जाता है, उनका तेवर बदल जाता है। वे स्वयं बादशाह का नाम ना जानने के कारण, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता था, क्योंकि वो तो थोड़ा सा लंबी लंबी हाँक रहे थे, तो इधर उधर की बातें करने लगते हैं। किंतु लेखिका जब बार बार पूछती हैं तो अंत में उनसे खींच कर बोलते हैं, आपको कौन सा उस बादशाह के नाम चिट्ठी पत्री भेजनी है। ऐसा कहकर वो उसकी बातों को टाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि आगे क्या होता है कि लेखिका से पीछा छुड़ाने के लिए मियां नसीरुद्दीन बब्बन मियां को भट्टी सुलगाने का आदेश दे देते हैं। लेखिका ने उनके बारे में जब जानना चाहा तो वे कहते हैं कि वे उनके कारीगर हैं। मतलब लेखिका ने जब वो भट्टी सुलगाने वाले और वहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स के बारे में जानना चाहा तो वे बताते हैं कि ये उनके कारीगर हैं। लेखिका उनके बच्चों के विषय में जानना चाहती हैं, किंतु उनके चेहरे पर छुपे हुए क्रोध को देखने के उपरांत उन्होंने अपना विचार त्याग दिया।
अब यहाँ पर ये जो है वो जो शौक़ है, आज के ज़माने में जो शौक़ का अभाव है, कद्र का अभाव है, उसका दर्द वो बयां करते हैं कि मियाँ नसरुद्दीन उन्हें बताते हैं कि उन्हें 2 रुपये मन आटे की व 4 रुपये मन मैदे की मजदूरी वो अपने वर्कर्स को देते हैं। लेखिका ने जब पूछा कि रोटियों की कौन कौन सी किस्में हैं, तो वो बताते हैं कि बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, खमीरी इत्यादि रोटियों के फटाफट नाम वो गिनवा देते हैं। वे तुनकी रोटी की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि वो पापड़ के समान महीन होती है, लेकिन कहते कहते उनकी आँखें कहीं खो जाती हैं, जैसे वो पिछले ज़माने की यादों में खो जाते हैं और कहते हैं, पहले के ज़माने जैसा ज़माना अब नहीं रहा। खाने पकाने का शौक़ अब किसे है? ना तो लोगों को वैसा शौक़ रहा और ना ही उन चीज़ों की कद्र रही। आज के ज़माने में तो भारी और मोटी तंदूरी रोटी ही चलती है, क्या बनाएं और क्या खिलाएं। अब ना वो खाने वाले रहे, ना वो खिलाने वाले रहे। ये तो रहा कहानी का सारांश। अब मैं आपको कुछ विशेष सेंटेंस के अर्थ बताती हूँ। जैसे इसमें लिखा है कि मियाँ नसरुद्दीन ने पंच हज़ारी अंदाज में सिर हिलाया। अब ये पंच हज़ारी अंदाज क्या है, देखिए कि जैसे बड़े बड़े सेनापतियों जैसे अंदाज होते हैं, वैसे ही उनका अंदाज था। मुग़लों के समय में 5000 सिपाहियों के अधिकारी या नायक को पंच हज़ारी कहा जाता था। ये पद बड़ा ऊंचा होता था और इस पद से संबंधित जो व्यक्ति होता था इस पद पर, उसमें बड़ी अक्कड़ और अभिमान हुआ करता था। इसलिए मियाँ नसरुद्दीन में भी उस पद की तरह गर्व और अक्कड़ थी। इसलिए उन्होंने कहा पंच हज़ारी अंदाज में सिर हिलाया। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, ये तो खोजियों की खुराफात है, हम तो अखबार बनाने वाले पढ़ने वाले दोनों को निठल्ला समझते हैं। अब यहाँ पर लेखिका को उन्होंने पहले घूर कर देखा, क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछ लिया था कि उनको संदेह हुआ कि कहीं ये पत्रकार तो नहीं है, क्योंकि पत्रकारों के बारे में उनकी एक अलग राय थी। उन्होंने पहले से ही पूर्व धारणा बना रखी थी कि पत्रकार लोग बड़े खुरापाती होते हैं, खबरों के लिए इधर उधर खोजबीन करते रहते हैं। इसलिए उन्होंने घूर कर देखा लेखिका को और वे कहते हैं कि हम तो अखबार बनाने वालों को ही नहीं बल्कि अखबार पढ़ने वालों को भी निठल्ला समझते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में अखबार छापना, लिखना, पढ़ना सब व्यर्थ के काम है, फालतू के काम है। इससे लोगों को यह समाज को कोई लाभ तो होता नहीं है, बल्कि अनावश्यक की उथल पुथल मची रहती है। अब जब उनसे पूछा गया कि किस्म किस्म की रोटियां बनाने का इल्म आपने कहाँ से सीखा, तो यहाँ पर देखिए उन्होंने आंखें तरेर कर उत्तर दिया। आंखें तरेर कर क्यों उत्तर दिया? क्योंकि उन्हें ये प्रश्न बड़ा बेवकूफ़ सा प्रश्न लगा कि रोटियां बनाने की विद्या किससे सीखी हमने। तो लेखिका को उन्होंने गुस्से में देखा कि किससे सीखने जाएंगे भाई, नान बनाने की कला तो हमने अपने वालिद से ही सीखी है, कहीं और थोड़ी ना जाएंगे। क्या हम नगीना साज के पास जाएंगे, क्या आईना साज के पास जाएंगे, क्या मीना साज के पास, क्या रफूगर रंगरेज के पास या तेली तंबोली के पास, कहाँ जाएंगे? अरे ये तो आपने बड़ा कैसा सवाल कर दिया, हमारा तो ये ख़ानदानी पेशा ठहरा। तो वो कहते हैं कि ये इनका मतलब ये है कि आईना साज मतलब आईना दर्पण बनाने वाला, नगीना साज यानी नगीना गढ़ने वाले और तराशने वाले, और ज्वेलरी वगैरह में और दूसरी चीज़ में नगीना फिट करते हैं। जो मीना साज यानी जो ज्वेलरी में मीना वगैरह लगाते हैं सोने चांदी के या किसी धातु में। रफूगर यानी रफू करने वाले, रंगरेज यानी रंग कपड़ों को रंगने वाले, तेली यानी तेल निकालने वाले, तंबोली यानी वो पान वगैरह का बिजनेस करने वाले। तो उन्होंने ये कहा कि ये इन सब का उदाहरण दिया उन्होंने और स्पष्ट किया कि उन्होंने ये व्यवसाय अपने पिता और दादा से सीखा, किसी अन्य से नहीं सीखा है। और ये अपनी आजीविका चलाने के लिए नानबाई का काम किया उन्होंने, क्योंकि ये उनका ख़ानदानी पेशा है। और उनके पिता और दादा दोनों एक अच्छे प्रसिद्ध नानबाई थे। मियाँ ने भी अपनी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया है। अब मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालेंगे। लेखिका ने सोचा
तभी नसरुद्दीन साहब ने बड़ी रुखाई से बोला, हम ये ना बतावेंगे कि मतलब कहाँ से हम ये कौन से बादशाह के यहाँ रोटियां बनाते थे हमारे दादा और परदादा। तो उन्होंने ये कहा कि जो ख़ानदानी नानबाई होता है वो तो कुएं में भी रोटी पका सकता है। अब लेखिका ने सोचा ये कहावत कैसे सच्ची हो सकती है, तो उन्होंने मियाँ ने आंखें तरेरा, बोले क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से पकेगी क्या रोटी? मतलब वो बातों को गोल मोल घुमा घुमा कर जवाब दे रहे थे और लेखिका भी उनकी बातों का मज़ा ले रही थी। जब मियाँ नसरुद्दीन ने अपने पुरखों की कला का वर्णन किया तो उन्होंने बोला कि बादशाह को एक ऐसी चीज़ बनाकर खिलाई हमारे पुरखों ने जो ना आग से पकती थी ना ही पानी से बनती है। लेखिका ने जब उस चीज़ का नाम पूछा तो उन्होंने बड़ी बेरुखी से उस चीज़ का नाम बताने से इनकार कर दिया, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। मियाँ इस बात का दावा करते हैं कि उनके बुजुर्ग इतने कुशल नानवाई थे कि वे कुएं में भी रोटी पका सकते थे। ऐसी कहावत को वो चरितार्थ करते थे। लेखिका ने जब इस कहावत पर सच्चाई पर संदेह प्रकट किया तो मियाँ नसरुद्दीन क्रोधित हो उठे और रोष पूर्वक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगे और कहते हैं, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम है? उसके लिए आँच की आवश्यकता होती है, झूठ की आवश्यकता थोड़ी ना होती है। मियाँ नसरुद्दीन ने लेखिका को बताया कि उनके पूर्वज बादशाह के नानबाई थे। तो लेखिका ने स्वाभाविक रूप से उनसे पूछा कौन से बादशाह है? तो लेखिका की इस बात से को सुनकर मियाँ भड़क गए। लेखिका बादशाह का नाम इसलिए जानना चाहती थी जिससे बादशाह के शासनकाल के आधार पर मियाँ के खानदान के व्यवसाय के समय का पता लगाया जा सके और साथ ही मियाँ के कथन की पुष्टि भी हो सके। लेखिका द्वारा बादशाह के समय से उनके परिवार का समय मिलाने की बात कहने पर मियाँ नसरुद्दीन ने हंसते हुए उनसे पूछा कि वह वक्त को वक्त से कैसे मिलाते हैं। उनके द्वारा हंसते हुए यह प्रश्न पूछने के कारण ही लेखिका को लगा कि जैसे वो उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। मियाँ नसरुद्दीन से बातें करते समय लेखिका ने ये महसूस किया कि उसकी बातों से अब मियाँ आप परेशान होने लगे हैं, जिसके भाव स्पष्ट रूप से उनके चेहरे पर दिखाई दे रहे हैं। इसलिए लेखिका ने उनके बेटे बेटियों के बारे में पूछने का विचार भी छोड़ दिया। अब मियाँ नसरुद्दीन अपने कर्मचारियों से मुफ्त में सेवा नहीं लेते थे, वे अपने यहाँ कर्मचारियों को काम भी सिखाते थे और उनके द्वारा किए गए कार्यों की अच्छी मजदूरी भी देते थे। अब यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है कि अंधड़ के आसार नज़र आ रहे थे। अब इसका क्या मतलब है? अंधड़ के आसार दिखने का अर्थ है भयंकर तूफान आने की आशंका। इसमें लेखिका का मतलब यह है कि लेखिका के प्रश्नों से परेशान होकर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर दिखने वाले क्रोध के बारे में उन्होंने कहा है। फिर तेवर चढ़ाकर हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है, किसी दिन खिलाएंगे। अब तुनकी एक विशेष प्रकार की रोटी होती है जो पापड़ से भी अधिक पतली होती है। दूसरा उन्होंने देखो, उतर गए वे ज़माने, वो एक दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं, एकाएक उनकी आंखों में जैसे कुछ कौंध जाता है, पुराना ज़माना कौंध जाता है और लंबी सांस भरकर किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करते हुए कहते, उतर गए वे ज़माने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हजम। अब इसका मतलब यह है कि पुराने ज़माने के लोग कला और कलाकारों की योग्यता और उनकी कुशलता की कद्र करते थे, लेकिन अब वो ज़माना बदल गया है। भागदौड़ की इस दिनचर्या में अब किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह काम की मेहनत को समझ सके और लोग जल्दी से पकाने और पचने वाली रोटियों में ही आनंदित हो जाते हैं। तो इस गद्यांश में मियाँ नसरुद्दीन के व्यक्तित्व के प्रति जिस गुण की बात की गई है, वे अपने कर्तव्य के प्रति जितने निष्ठावान हैं उतने ही समाज में होने वाले परिवर्तनों के प्रति भी बहुत संवेदनशील है और यही चीज़ उनके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाती है। तो इस पाठ से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें अपना काम ईमानदारी और परिश्रम के साथ करना चाहिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, बल्कि उसके प्रति हमारा जो समर्पण होता है वो छोटा या बड़ा होता है। तो ये थे मियाँ नसरुद्दीन जो अपने कार्य को बड़ी निष्ठा और लगन के साथ करते हैं और उस कार्य पर उन्हें गर्व है। अपने विरासत में मिले हुए अपने पिता और वालिद साहब के विरासत में मिले हुए व्यवसाय पर उन्हें बहुत
गर्व है। धन्यवाद, शुक्रिया।